हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला थ्योरम क्या देखना है हमें। इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश is an isomorphism of groups, then the order of an element A which belongs to G is equal to order of the F image of A। दैट इज हमें यहाँ पे प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए ये इक्वल है ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए से। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ जी से जी डैश, ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है मतलब वन वन भी होगा, ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। मतलब अगर आप एफ ऑफ ए बी लेंगे तो इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आएगा, जहां पे ए और बी के बीच में वो ऑपरेशन लगेगा जिसके साथ जी ग्रुप बना रहा है, और यहाँ पे वो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा जिसपे जी डैश ग्रुप बना रहा है। अगर यहाँ पे जी ओ और जी डैश स्टार ऐसा रहता तो यहाँ पे ओ आता, यहाँ पे स्टार आता। यहाँ पे जी और जी डैश के बीच में कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम भी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे क्या, नहीं। ये चीज समझ में आया सबको। हम सादा ऐसा एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऐसा लिख के उसको छोड़ देंगे। और अगर आपको वहां पे ऑपरेटर डालना है तो फिर आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि वो ग्रुप उस तरीके का ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ जी से जी, ये है एक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे हियर एफ जी से जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। आएगा ऐसा। तो अगर आपको वहां पे ऑपरेशन डालना है तो हम ऐसा लिख लेंगे, लेट जी इनटू और यहाँ पे जी डैश स्टार बी द गिवन ग्रुप्स। तो हमने क्या ले लिया, जी के साथ ले लिया इनटू और जी डैश के साथ ले लिया स्टार। कि इनमें बाइनरी ऑपरेशन पहले वाले में लग रहा है इनटू, दूसरे वाले में लग रहा है स्टार, क्योंकि ग्रुप कब बनता है, जब उनमें कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होता है। ये आप कब लिखेंगे, अगर आपको वो इनटू और स्टार डालना है तो। नहीं डालना है तो ये लाइन को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है, आपको ऑर्डर निकालना है एक एलिमेंट ए जो बिलोंग कर रहा है जी से, ये इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज। मतलब अगर जी का एक एलिमेंट है, जी डैश का एक एलिमेंट है, दोनों में मैपिंग लग रहा है एफ, तो यहाँ पे अगर आपका एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है जी पे, तो इस पे जैसे ही मैपिंग लगेगा एफ तो एक इस पे चले जाएगा जी डैश पे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा आएगा। तो ए एलिमेंट अगर है जी का तो एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का होगा। तो चलिए लेट ए एलिमेंट हो जाए जी का, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए ये एलिमेंट हो जाएगा जी डैश का, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी एम ले लेता हूं एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एन ले लेता हूं मैं। ले सकते हैं ऐसा। तो बताओ अगर ए एलिमेंट है जी का और उसका ऑर्डर है एम, इसी का मतलब क्या होगा, ए का पावर एम इक्वल आएगा
ई से, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जहां पे ई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी हो जाएगा। हो जाएगा। अब मैं जैसे इस पे मैपिंग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का पावर एम इज इक्वल टू एफ ऑफ ई हो जाएगा। होगा। और अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ऐसा पढ़े थे क्या, एफ ऑफ ई ये इक्वल होता है ई डैश से, वेर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। जब हमने शुरुआत किया था तब हमने वाला थ्योरम देखा था कि एफ ऑफ ई इक्वल होता है ई डैश से, देखे थे ऐसा। तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ, अच्छा बताओ ए का पावर एम कब मिला होगा, जब ए आपस में एन टाइम्स ऑपरेट हुआ होगा। तो ए ऑपरेट हो गया ए टाइम्स, ऑपरेट हो गया ए, कितने बार होगा ऐसा, टोटल एम टाइम्स होगा। और एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ई डैश आ जाएंगी। कैसे लिए समझ में आया आपको, पक्के में समझा, सच में समझा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे लिए समझा ना आपको, आपको ए का पावर एम लेना है। ए का पावर एम कब मिलेगा, ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए 2 बार ऑपरेट हो रहा है, ए क्यूब मतलब ए 3 बार ऑपरेट हो रहा है, तो ए का पावर एम मतलब ए एम टाइम्स ऑपरेट हो रहा है। अब बताओ आपको एफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है मतलब क्या होगा, वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा। मतलब अगर मैं एफ ऑफ ए इंटू बी लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, क्योंकि मैंने जी पे ऑपरेटर लगाया हूं ओ और जी डैश पे लगाया हूं स्टार, आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड का ऑपरेटर, यहाँ पे राइट साइड का ऑपरेटर आता है, तो लगा दीजिए यहाँ पे। तो सिंस एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, तो मैं इसे ऐसा तोड़ सकता हूं ना, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए अप टू एफ ऑफ ए आएगा। ऐसा समझ में आया क्यों लिख रहा हूं ऐसा, याद रखिएगा। अगर एफ यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म है मतलब होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो अगर मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहा हूं ए और बी ले रहा हूं, तो जैसे ही मैं लगाऊंगा यहाँ पे एफ ऑफ ए, जी पे कौन सा ऑपरेटर है, इनटू, तो ए इंटू बी, तो इसका आंसर क्या आता है, एफ ऑफ ए। फिर ये राइट साइड में कौन सा ऑपरेटर है, स्टार, तो स्टार एफ ऑफ बी। याद है ना आपको पक्के में। तो यहाँ पे राइट साइड का ऑपरेटर लगता है, यहाँ पे बी के जगह सब क्या है, ए ही है। कितने टाइम्स है, एम टाइम्स, तो ये भी कितने बार लगेगा, एम टाइम्स लगेगा। लगेगा तो बताइए क्या मिलेगा, एफ का पावर ए मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, तो मिलेगा एफ का पावर ए टू द पावर एम इक्वल टू ई डैश। आया ऐसा, तो आपने बोला एफ का, एफ ऑफ ए का पावर एम ये इक्वल आ रहा है ई डैश से, मतलब ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा एम को, यानी एफ ऑफ ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम आएगा। आएगा पक्के में समझ में आए कैसे लिखे हम लोगों ने। और अगर आपको याद हो हमने ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए को क्या लिया है, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए को हमने लिया है यहाँ पे एन, तो मैं लिख सकता हूं एन इज लेस देन इक्वल टू एम। अब ये कैसे आया समझिए, मैं बोल रहा हूं ये है जी, ये है जी डैश, जी के अंदर एलिमेंट है ए, जी डैश के अंदर एलिमेंट एफ ऑफ ए। मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ ए इज एम, कह रहा हूं मतलब ए का पावर एम इक्वल रहेगा जी के आइडेंटिटी एलिमेंट से, रहेगा पक्के में, वेयर एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये भी लाइन वहां पे लिख दीजिए, एंड एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए ए का पावर एम ई हो सकता है, लिखे ऐसा। अब आप देखिए मैंने क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मैंने लिया हूं एन, लिया हूं ऐसा।
अगर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल है एन से, मतलब एफ ऑफ ए का पावर एन जब आप लेंगे तो वो किससे इक्वल रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन किसका, एफ ऑफ ए एलिमेंट है जी डैश का, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, ई डैश से डिनोट करते हैं। तो आया एफ ऑफ ए का पावर एन इज इक्वल टू ई डैश, जहां पे ये क्या है, वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आया ऐसा, मतलब एफ ऑफ ए का पावर एन ये इक्वल आएगा ई डैश से आएगा, जहां पे एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसा क्यों लिखते हैं, मतलब एन को छोड़ के इससे बड़ी वैल्यूज के लिए भी ये वापस से ई डैश आ सकता है, आ सकता है पक्के में करके हमने लिखा। अब यहां पे हमने क्या प्रूव किया, एफ ऑफ ए का पावर एम इक्वल है ई डैश से। मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई डैश से, जहां पे एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तभी ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या आएगा, एन आएगा। मतलब एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल है ई डैश से। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी और कोई पावर के लिए वो नहीं हो सकता। हमने देखा था ना, आई का पावर 4 भी इक्वल आता है 1 से, जहां पे 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आई का पावर 8 भी 1 आता है, आई का पावर 16 भी 1 आता है, आई का पावर 32 भी 1 आता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये वाली वैल्यू 1 आ रही है। इससे बड़ी वैल्यूज के लिए भी आ सकती है वैल्यू, करके हम ऑर्डर ऑफ आई क्या लिखते हैं, 4। ये क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी तरीके से जब हमने लिखा कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए एन है, मतलब एन सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई डैश से। इससे बड़ी वैल्यू के लिए भी आ सकता है, तो मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे पावर एम के लिए भी आ रहा है, तो मेरा ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए ये या तो छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा एम से रहेगा। क्योंकि देखिए ना, 4 के लिए भी आ सकता है, 8 के लिए भी आ सकता है, 16 के लिए भी आ सकता है। तो अगर मेरी n की वैल्यू मैंने 4 लिया तो m मेरा 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है एंड सो आएगा। अब सेम कंसेप्ट हम फिर से लगाने वाले हैं, ठीक है। नाउ ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज एन, ये दिया हुआ है हमें, लिए हमने यानी, तो एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा इसके आइडेंटिटी एलिमेंट से, वेयर एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। क्या लिखे समझ में आया ना आपको। और हमने ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है ये ऑलरेडी दिखा चुके, तो फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। आप चाहो तो लिख सकते हैं ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए का पावर एन आया है, यहाँ पे आ रहा है ऐसा। सेम कंसेप्ट लगाने वाले हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लगा रहे थे ना, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। तो बताइए क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ ए का पावर एन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ ए से, जो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ ए से, जो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ ए से, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। पिछले भी क्वेश्चन में ऐसे ही तोड़े थे हमने। और ई डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ ई लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हैं हम पूरा उल्टा कर रहे हैं, यहां पे भी हमने सेम चीज किया था और एफ ऑफ ई को ई डैश किया था, यहां पे भी हमने सेम चीज किया और एफ ऑफ ई डैश को हमने एफ ऑफ ई लिखा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म भी रहेगा, यानी एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी से। तो मैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए बी, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू ए। याद रखना, लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर लगा रहे हो तो ये वाला इंटू आएगा, यानी एफ के अंदर अगर लेके जा रहे हैं तो ये गोला वाला, एफ के बाहर लेके जा रहे तो स्टार वाला। तो हमने अभी इसको इस पे कन्वर्ट किया है ना, ये स्टार को गोले में कन्वर्ट किया इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ये कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा, तो आएगा ए कितने बार मल्टीप्लाई हो गया, एन टाइम्स, तो आएगा एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल टू एफ ऑफ ई। एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो एफ 1 1 भी रहेगा, सिंस एफ इज 1 1।
तो एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एन इक्वल रहेगा ई से। समझ में आया ना? 1 1 का मतलब क्या होता? एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनेगी। अगर मैं कह रहा हूं ए की इमेज है एफ ऑफ ए, बी की इमेज है एफ ऑफ बी, तो अगर इनकी इमेज इक्वल होगी तो इनकी प्री इमेज भी इक्वल होगी, तो इनकी अगर इमेज इक्वल होगी तो इनकी प्री इमेज भी इक्वल होंगी, यानी ए का पावर एन इक्वल आएगा ई से। आएगा? फिर से सेम कंसेप्ट लगाओ, ए का पावर एन इक्वल आ रहा है ई से, और हमने क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ ए है एम, यानी ए का पावर एम इक्वल रहेगा ई से, जहां पे एम क्या रहेगा? एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ऐसा, यानी ए के पावर एम इक्वल आएगा ई से, तो एम से कोई छोटी वैल्यू के लिए इक्वल टू ई नहीं आ सकता है, एम के लिए और एम से बड़ी वैल्यू के लिए इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पे ए का पावर एन इक्वल आ रहा है ई से, मतलब ये जो एन है ये या तो एम से इक्वल रहेगा या तो बड़ा रहेगा पक्के में। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है? एम, तो एम इज लेस देन इक्वल्स टू। इक्वेशन नंबर 2, पहले आपने क्या प्रूव किया? एन छोटा है या इक्वल है एम से, फिर आपने प्रूव किया एम छोटा है या इक्वल है एन से। इसका मतलब फ्रॉम वन एंड टू एम इक्वल है एन से, और एम क्या है? एम इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, और एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एफ ए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। आएगा? इजी था थ्योरम, कोई भी दिक्कत इसमें? तो यहां पे आपको बस क्या करना है, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको अच्छे से अप्लाई करना, और कुछ भी ऐड है क्या इसमें? नहीं। तो हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने सबसे पहले एफ, ये एक मैपिंग लिया जी से जी डैश, ये हमें दिया हुआ है कि कैसा है? आइसोमॉर्फिज्म है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पे ये डॉट और इनटू वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको अगर कंफ्यूजन हो जाता है डॉट इनटू कहाँ पे डालना है, तो आप ये वाली मेथड लिखो कि पहले आप ये वैल्यू को लिख लो, फिर आपको याद रहेगा कि जब आप जी पे हो तो ये वाला डॉट लगाएंगे, और जी डैश के एलिमेंट है तो स्टार लगाएंगे। करेंगे ऐसा? तो चलो, मैंने लिया ए एलिमेंट है जी का, तो एफ ऑफ ए इसकी इमेज कहाँ पे जाएंगी? जी डैश पे जाएगी। फिर उसके बाद मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए को ले लिया हूं एम, ऑर्डर ऑफ एफ ए को ले लिया हूं एन। अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए है एम, तो ए का पावर एम इक्वल रहेगा ई से, जहां पे ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और एम है हमारे लिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए का पावर एम अगर इक्वल है ई से, तो एम ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए इक्वल टू ई आ सकता है, यानी इससे इक्वल और इससे बड़ी कोई वैल्यू के लिए भी ई इक्वल आ सकता है, लेकिन इससे छोटी वैल्यू के लिए नहीं आएगा। फिर मैंने यहाँ पे इनकी इमेज लिया कि ए के पावर एम की इमेज क्या होंगी? एफ, ए का पावर एम, ई की इमेज क्या रहेंगे? एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई क्या होता है? ई डैश, जहां पे ई डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ए का पावर एम कब मिलेगा? जब आप ए को आपस में एम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए आया। फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया, क्योंकि एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी होगा, तो एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी से रहेगा, तो एफ ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। सेम चीज तोड़ते गए कि अब यहाँ पे ए कितने बार था? एम टाइम्स, तो एफ ऑफ ए भी कितने बार आएगा? एम टाइम्स। एफ ऑफ ए स्टार ऑपरेट हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम्स, तो कितने आ जाएगा? एफ ऑफ ए का पावर एम, ये इक्वल आ रहा है ई डैश से। ई डैश क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन मैंने क्या लिया था? ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए मैंने लिया हूं एन, यानी एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई डैश से, जहां पे एन क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो एन सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए एफ ऑफ ए का पावर एन ई आएगा, इससे इक्वल या इससे बड़ी वैल्यू के लिए भी आ सकता है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम। क्यों? क्योंकि एम के लिए भी इक्वल टू ई डैश आ गया है, तो यानी मेरे या तो एम एन से इक्वल रहेगा या तो एम से बड़ा रहेगा। समझ में आया? लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एन क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि वो क्या है? ऑर्डर है उस एलिमेंट का। सेम चीज अब मैं उल्टे डायरेक्शन में लगाऊंगा,
फिर मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज एन। एफ ऑफ ए का ऑर्डर अगर एन है तो एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई डैश से, जहां पे अब एन क्या रहेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल रहेगा ई डैश से, तो एन रहेगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इससे इक्वल या इससे बड़ी वैल्यू के लिए एफ ऑफ ए का पावर कुछ भी ई डैश आ सकता है, लेकिन एन से छोटी वैल्यू के लिए नहीं आ सकता। समझ में आया? तो फिर से एफ ऑफ ए का पावर एन कब मिला होगा, जब आपने एफ ऑफ ए को एन टाइम्स ऑपरेट किया होगा। और ई डैश किसकी इमेज रहता है, ई की, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ ई, लिख सकता हूं। फिर उसके बाद ये एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, अगर एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी से, तो एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए इंटू बी, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू ए कितने बार है, एन टाइम, तो आएगा ए का पावर एन। ये एफ ऑफ ए का पावर एन इक्वल है एफ ऑफ ई से। एफ ऑफ ए का पावर एन है, मतलब ये किसकी इमेज है, ए के पावर एन की। एफ ऑफ ई दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ ई किसकी इमेज होगा, ई की। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एफ क्या है, 1 1 है, यानी एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। तो अगर दोनों की इमेज इक्वल है, मतलब वो एलिमेंट्स भी इक्वल है, आएगा। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए का पावर एन इक्वल है ई से, लेकिन मुझे ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया हूं मैंने, एम, तो ए का पावर एम इक्वल रहेगा ई से, जहां पे एम क्या रहेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ए का पावर एम इक्वल है ई से और एम है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इससे इक्वल या इससे बड़ी वैल्यू के लिए आपका ए का पावर इक्वल आ सकता है ई से, लेकिन इससे छोटी वैल्यू के लिए नहीं आ सकता। समझ में आया? तो यानी अगर किसी भी वैल्यू के लिए आ रहा है इक्वल टू ई, तो वो वैल्यू या तो इससे बड़ी होंगी या तो इससे इक्वल होंगी। तो देयरफॉर एम इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी ये जो दूसरी वैल्यू के लिए इक्वल टू ई आया है, ये वैल्यू या तो इससे बड़ी होंगी या तो इक्वल होंगी। तो देखो एन या तो इससे बड़ा है या तो इक्वल है। आप बोल रहे एन छोटा है या इक्वल है एम से, फिर आप कह रहे कि एन बड़ा है या इक्वल है एम से। तो देखो दोनों सिनेरियो में क्या आ रहा है, दोनों इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे एम इक्वल रहेगा एन से, आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी था थ्योरम, पक्के में समझा होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, जो है द रिलेशन ऑफ isomorphism in the set of all groups is an equivalence रिलेशन। आप लोगों को याद है इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजें प्रूव करनी पड़ती थी। इक्विवेलेंस इससे पहले भी हमने कई जगहों पे प्रूव किया हुआ है। सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा प्रूव करना पड़ता है सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। करना पड़ता है, मतलब अगर मैं ग्रुप के टर्म्स में इसे बताना चाहूं तो क्या होगा, मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ। फिर सिमेट्रिक में क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगर जी एक ग्रुप आइसोमॉर्फिक है जी डैश से, इसी का मतलब होता है जी डैश ये आइसोमॉर्फिक रहेगा जी से। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश से, जी डैश आइसोमॉर्फिक है जी डबल डैश से, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि जी आइसोमॉर्फिक होगा जी डबल डैश से। सेम कंसेप्ट है, जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो ए इज इक्वल टू ए अगर इक्वल है बी से तो बी इक्वल रहेगा ए से, ए अगर इक्वल है बी से, बी अगर इक्वल है सी से तो ए इक्वल रहेगा सी से। तो हम अलग अलग ऑपरेटर के लिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं। तो जब भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, आपको याद रखना है क्या क्या चीजें प्रूव करना है, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव करना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये चीजें प्रूव करने के लिए क्या लगेंगे, ग्रुप लगेंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन सेट ऑफ
ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो 3 ग्रुप ले लेते हैं, जी, जी डैश, जी डबल डैश ले लेंगे। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे लेट जी, पहले वाले के लिए ऑपरेटर में ले लेता हूं इनटू, दूसरे वाले के लिए लेता हूं जी डैश स्टार एंड तीसरे वाले के लिए क्या ले लूं, जी डबल डैश, ऐसा डॉट ले लेता हूं, डॉट बी द 3 ग्रुप्स। मैंने ये 3 ग्रुप रैंडमली उठा लिया। मुझे बताना है इनके जो आइसोमॉर्फिज्म वाले रिलेशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, हमें दिखाना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, दिखाना है ऐसा। तो एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ दिखाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या रहती, आप आइडेंटिटी मैपिंग लेंगे। क्यों, क्योंकि खुद से खुद में जाना है। तो आप लिखेंगे लेट एफ, ये मैं मैपिंग ले लेता हूं किस तरीके से, जो जाएंगे जी से जी आएगा, डिफाइंड बाय आइडेंटिटी मैपिंग कैसे दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। और आप जब भी आइडेंटिटी मैपिंग लेते हैं वो हमेशा ऑन टू और 1 1 रहती है। पिछले लेक्चर में मैंने करा पक्के में, तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू आ जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें हमेशा लेना पड़ता है पहला 1 1, दूसरा ऑन टू, तीसरा होमोमॉर्फिज्म। अब हमें दिखाना है कि एफ कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है। तो चलिए हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं आके। तो आप लिखेंगे लेट ए कमा बी बी द एलिमेंट ऑफ जी। अगर ए और बी एलिमेंट है जी के, जी का कोई भी एलिमेंट है उसके लिए मैपिंग क्या आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ ए का ऐसे इक्वल रहेगा ए से, एंड एफ ऑफ बी का ऐसे इक्वल रहेगा बी से। आएगा यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर ए और बी एलिमेंट है जी के, ऑल्सो जी क्या है, जी इज ग्रुप। तो देयरफॉर ए इंटू, ये ऐसा वाला जो गोला वाला, ठीक है, ए ये गोला वाला है, इंटू बी, ये भी एलिमेंट रहेगा जी का रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहां पे क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल रहेगा एक्स, यानी यहां पे जो वैल्यू है वही राइट साइड में आएगा, तो आएगा ए इंटू बी आ जाएगा। तो आ गया एफ ऑफ ए इंटू बी, ये इक्वल आ गया, ए का की वैल्यू है एफ ऑफ ए की, इंटू बी का की वैल्यू है एफ ऑफ बी की, यानी यहां पे एफ क्या हो गया, एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो गया। आ गया। तो हमारा एफ पहले से 1 1 था, ऑन टू था, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ क्या हो गया हमारे लिए, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म। और अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है, एफ कैसे डिफाइन किए, जी से जी, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी। और यही प्रूव करना था हमें पहला, तो हमने पहले प्रूव कर दिया कि आपका आइसोमॉर्फिज्म ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आया सबको। सेकेंड, अब हमें क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तब सिमेट्रिक पे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्या रहता, अगर जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश से, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि जी डैश भी आइसोमॉर्फिक है जी से, आएगा। तो चलिए आप ले लेते हैं लेट, या तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, लेट एफ
आ रहा है जी से जी डैश, बी आइसोमॉर्फिज्म। ये चीज समझ में आया ना? अगर जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश से, मतलब ये जो आपका फंक्शन एफ लग रहा है, मैपिंग एफ लग रहा है जी से जी डैश, ये कैसी होंगी? आइसोमॉर्फिज्म होंगी। होगी ये चीज समझ में आपको? दैट इज जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक समझा ना सबको? अब एफ है जी से जी डैश लग रहा है, ये कैसा है? आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एफ इज 1 1। कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं एफ इज ऑन टू, ये भी कह सकता हूं, एंड एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म मतलब एफ ऑफ ए, अब देखो जी में क्या लग रहा है? इनटू बी, इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी से। ये चीज समझ में आया ना? ये है जी, ये है जी डैश, यहां से मैपिंग लग रहा है एफ। यहां पे अगर मैं एलिमेंट लू ए और बी, तो ए की मैपिंग क्या आएगा? एफ ऑफ ए। बी की मैपिंग क्या आएगा? एफ ऑफ बी। जी ग्रुप है अंडर ये वाला इंटू, और जी डैश है अंडर ये बाइनरी ऑपरेटर आएगा। ये चीज कैसे लिखे समझ में आया? अब आप एक चीज बताइए, अगर एफ 1 1 हो, एफ ऑन टू हो, तो हमें पता है हम एफ को क्या ले सकते हैं? इनवर्टिबल ले सकते हैं। तो आप लिखेंगे एस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स exists and is also 1 1 and on 2। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर f 1 1 है, on 2 है, then f is invertible। if f is 1 1 and on 2, then it is इनवर्टिबल। और ये जो इनवर्टिबल वाला है ना, एफ का इनवर्स होता है, वो भी कैसा होता है? 1 1 और ऑन टू। अब ये इनवर्स कैसा हुआ? अभी देखिए, जी से मैपिंग लग रही थी एफ, लग रही थी। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता? अब जी डैश से एक मैपिंग लग रही है एफ इनवर्स, जो किस पे जा रही है? जी पे। सेम लॉजिक है, जी से जी डैश अगर एफ है, तो जी डैश से जी क्या हो जाएगा? एफ का इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? कोई डाउट नहीं? अब हमें क्या दिखाना है? हमने दिखा दिया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, जहां पे एफ इनवर्स आपका लगेगा कहां से कहां तक? जी डैश से जी तक लगेगा। पक्के में समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं किसी को? कोई डाउट नहीं? ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए। आ गया यहां तक? अब हमने यहाँ पे एक और चीज मेंशन करो, फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू जी ले लिए, तो हमें पता है कि एफ ऑफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू आएंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आएगी। कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट नहीं? तो चलिए, मुझे एक चीज पता है कि ए और बी की इमेज थी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी थी, तो मैं ले लेता हूं लेट y1 y2 ये दोनों के दोनों एलिमेंट हो जी डैश के। मैंने जी डैश के एलिमेंट को कैसे दिखाया? y1 और y2 से दिखा। अब y1 y2 मैंने यहां पे ऐसा रिप्रेजेंट किया हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं, जहां पे y1 की वैल्यू रहेंगी एफ ऑफ ए एंड y2 की वैल्यू रहेंगी एफ ऑफ बी, जहां पे ए और बी एलिमेंट है किसके? जी के। समझ में आया पक्के में क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? समझ में आया ना? मैंने इसको ही डिनोट कर दिया, एफ ऑफ ए को डिनोट कर दिया y1 से, एफ ऑफ बी को डिनोट कर दिया y2 से। क्यों? क्योंकि अब मुझे आंसर चाहिए इनवर्स के टर्म्स में। चाहिए पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई डाउट नहीं?
अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है ना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हूं ना उसी को लिख दो कि ए और बी एलिमेंट है जी के, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यानी इनकी इमेज एलिमेंट रहेंगे जी डैश के। अब ये जी डैश के पहले एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y1 से, दूसरे एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया y2 से। तो बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे f उधर गया तो इनवर्स, तो a की वैल्यू आएंगी f इनवर्स ऑफ y1 एंड y2 इक्वल है f ऑफ b से, इधर f उधर गया तो इनवर्स, तो b की वैल्यू आएंगी f इनवर्स ऑफ y2 आएगी। समझा पक्के में? सेम है जैसे मैं यहां से इनवर्स फंक्शन पे लेके जा रहा हूं इसका उल्टा बस। अगर y1 इक्वल एफ ऑफ ए से, इसी का मतलब a इक्वल रहेंगे एफ इनवर्स ऑफ y1 से। ऐसा कब होता है? जब f इनवर्टिबल, और f इनवर्टिबल कब होगा? जब f11 भी हो और ऑन टू भी हो। समझ में आया कैसे लिखे? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे लिखे समझा ना? अब हमारा f कैसा था? आइसोमॉर्फिज्म था, तो f होमोमॉर्फिज्म भी रहेगा, यानी वाली प्रॉपर्टी उसके लिए ट्रू रहेगी। मैं चाहूं तो इसे देता हूं इक्वेशन नंबर ए, तो आप लिख दो फ्रॉम ए क्या लिया हमने? एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी से लिए। ऐसा ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप चाहो तो फिर से लिख सकते। क्या लिख सकते? एज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म देयरफॉर इट इज होमोमॉर्फिज्म, हेंस एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल रहेगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी से रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो बताओ क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू बी ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का की वैल्यू है y1 की स्टार एफ ऑफ बी का की वैल्यू है y2 की। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया y1 इंटू y2। आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे f है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, आएगा तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी ये इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y1 इंटू y2, और a की वैल्यू क्या है? a इज f इनवर्स ऑफ y1, तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y1 इंटू b की वैल्यू क्या है? f इनवर्स ऑफ y2, f इनवर्स ऑफ y2 ये इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y1 स्टार y2 से। दैट इज क्या प्रूव कर दिया आपने? f इनवर्स ऑफ y1 स्टार y2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y1 स्टार f इनवर्स ऑफ y2 आएगा। जहां पे ये f इनवर्स ऑफ y1 f इनवर्स ऑफ y2, f इनवर्स लगाने के बाद किस पे आ जाओगे आप? g में। ये किसके एलिमेंट हो गए? g के। तो देखो g डैश था, g डैश से g जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये मेरा f इनवर्स मैपिंग है। अब मैंने क्या किया? यहां पे दो एलिमेंट लिया y1 y2, तो इनकी इमेज क्या बनी? पहली बनी f इनवर्स ऑफ y1, दूसरे की बनी f इनवर्स ऑफ y2। बना g डैश में हमने क्या ऑपरेटर लिया था? स्टार। g में क्या लिया था? इनटू, ऐसा गोले वाला लिए थे। तो देखो बरोबर बना के होमोमॉर्फिज्म f इनवर्स ऑफ y1 स्टार y2, तो देखो y1 y2 इसके एलिमेंट है, उनके बीच में स्टार लगा बरोबर है। फिर आ रहा है f इनवर्स ऑफ y1 g का एलिमेंट इनटू g का ऑपरेटर, और फिर f इनवर्स ऑफ y2 g का एलिमेंट आ रहा है, तो आप बोल सकते देयरफॉर f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखो f इनवर्स, क्योंकि f11 और ऑन टू था, f इनवर्स एग्जिस्ट किया, या क्योंकि f क्या रहेगा? इनवर्टिबल, और वो खुद भी कैसा होता है? 11 और ऑन टू, तो f इनवर्स 11 ऑन टू था, साथ साथ अब होमोमॉर्फिज्म भी बन गया था। आप कह सकते देयरफॉर f इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म। f इनवर्स किसके किसके बीच में लिख रहा है? g इनवर्स और g के बीच में, तो आप कह सकते दिस इंप्लाइज g डैश इज आइसोमॉर्फिक विद g। ले लिया? समझा पक्के में?
यहाँ पे आपको दिया था कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश के साथ, तो हमने प्रूव कर दिया कि जी डैश आइसोमॉर्फिक रहेगा जी के साथ, यानी हमने ये प्रॉपर्टी जो सिमेट्री है इसे भी प्रूव कर दिया। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी प्रूव की अभी तक? 2। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, हमने सिमेट्रिक प्रूव किया। अब हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। मतलब अगर मुझे जी दिया हुआ है, जी डैश दिया हुआ है, जी जब डबल डैश दिया हुआ है, इस पे ऑपरेटर लग रहा है ऐसा वाला इंटू जी डैश में मैंने डाला हूं स्टार और इसमें डाला हूं एक पॉइंट डाला हूं। अब देखो मैं बोल रहा हूं जी से ऑपरेटर लग रहा है जी डैश में एफ लगा, तो एफ हो गया मेरे लिए मैपिंग। जी डैश से जी, ये है मैपिंग मेरी, जी पकड़ लो। तो कह रहा है अब हमें ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी और जी डबल डैश के बीच में एक मैपिंग लेना पड़ेगा। ट्रांजिटिव क्या होता है? मैं अगर लिखना चाहूं कि लेट जी, ये आपको दिया हुआ है आइसोमॉर्फिक विथ जी डैश, एंड जी डैश ये आइसोमॉर्फिक दिया हुआ है आपको जी डबल डैश के बीच में, वेयर पहला मैपिंग एफ है, एफ किसके किस में लग रहा है? जी और जी डैश के बीच में, इज आइसोमॉर्फिज्म लगेगा, इज आइसोमॉर्फिज्म लगेगा, एंड फिर जी डैश से जी डबल डैश क्या लग रहा है? जी लग रहा है जी डैश से जी डबल डैश, ये भी कैसा दिया हुआ है? आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जी से जी डैश गए, जी डैश से जी डबल डैश गए, तो आपको मिला जैसे ही आपने एफ को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जी डैश और जी डबल डैश के बीच में जी मैपिंग लगी, तो जैसे जी मैपिंग को आपने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया तो जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश है। अब हमें चाहिए जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, तो ये भी लिख देता हूं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। तो इसके लिए मुझे जी और जी डबल डैश के बीच में एक मैपिंग लेना पड़ेगा, और वो मैपिंग क्या होती है? जी एफ होती है। यानी मैं जी पे पहले मैपिंग लगाऊंगा एफ, फिर उसके बाद मैपिंग लगाऊंगा जी। तो पहले कौन लगने वाली है? एफ। तो जो पहले लगने वाली है उसको राइट में लिखो, जो बाद में लगने वाली है उसको लेफ्ट में लिखो। लगाया तो पहले एफ लगाया फिर जी लगाया, लगा तो इसके एलिमेंट मैं इस फॉर्म में लिखूंगा x1 x2, इसके एलिमेंट में y के टर्म्स में लिख देता हूं y1 y2, इसके एलिमेंट में z के टर्म में लिख देता हूं z1 z2, ताकि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। मैं x1 पे मैपिंग लगाऊंगा कौन सी? f, तो मुझे मिलेगा y1, तो y1 की वैल्यू क्या आएंगी? f ऑफ x1। मैं x2 पे मैपिंग लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? y2 मिलेगी, तो x2 पे मैपिंग लगाया तो y2, तो y2 की वैल्यू क्या आएंगी? f ऑफ x2 आएगा। फिर ये y1 y2 पे मैं मैपिंग लगाना है, जी डैश पे मैपिंग लगी जी, तो अब इस पे मैपिंग लगेंगी जी, तो z1 की वैल्यू क्या आएंगी? जी ऑफ f ऑफ x1 आएगी। समझा ना? क्योंकि यहाँ पे z2 की वैल्यू क्या आएंगी समझो। z2 कब मिलेगा? जब आप मैपिंग g लगाओगे किस पे? y2 पे, तो आएगा g ऑफ y2 का ऐसे डिनोट किया हूं मैंने f ऑफ x2 से, तो आएगा g ऑफ f ऑफ x2 यानी g f ऑफ x2 आएगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो समझ में आया हमें किस तरीके से ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पे बस याद रखना हो जी एफ है, मतलब पहले f लगेगा फिर g लगेगा, हमेशा ऐसे ही लेना। उम्मीद है समझाऊंगा। समझा? तो हम लोग अब एक मैपिंग डिफाइन करेंगे जी एफ, तो आप लिखेंगे लेट जी एफ, ये एक मैपिंग हो जाए किससे किस में? जी से लेके जी डबल डैश में ले लिए मैपिंग आपने,
किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। अब सबसे पहले मुझे एफ क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है मुझे आइसोमॉर्फिज्म। क्या दिया हुआ है, आइसोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। एफ अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो खुद एफ 1 1 होगा, ऑन 2 होगा। जी भी आइसोमॉर्फिज्म दिया है तो खुद जी भी 1 1 और ऑन 2 होगा। अगर एफ 1 1 ऑन 2 है, जी 1 1 ऑन 2 है, तो जी एफ भी कैसा रहेगा, 1 1 ऑन 2 रहेगा। समझ में आया पक्के में? तो आप लिखेंगे एज एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, as f is isomorphism, therefore f is 1 1 on 2 and homomorphism, that is अगर आप दो एलिमेंट लेंगे यहां से, नहीं तो छोड़ो अभी को मैं नहीं लेता हूं, वो बाद में लिखेंगे। ऑल्सो जी है, जी डैश से जी डबल डैश इज आइसोमॉर्फिज्म, बोल सकता हूं जी इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। अब बताओ अगर F 1 1 ऑन टू है, G 1 1 ऑन टू है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज GF इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू। GF भी क्या आ गया हमारा, 1 1 और ऑन टू आ गया। अगर GF 1 1 ऑन टू है तब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, GF अगर होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए तो हमारा काम जम जाएगा। जम जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हमारे F से। तो एज F इज होमोमॉर्फिज्म, अगर A और B एलिमेंट है किसके, G के, है ऐसा? मैंने A और B को एलिमेंट किसके ले लिया, G के एलिमेंट ले लिया। तो आप बोलेंगे therefore f of A into B इक्वल रहेगा f of A स्टार f of B से। रीजन क्या आएगा, सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म आएगा। अब मैंने क्वेश्चन को किस में लेके चल रहा हूं, मैं क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं x1 और x2 में, तो मैं यहां पे भी a और b की जगह क्या डाल दूंगा, x1 x2 डाल दूंगा। तो आ गया f ऑफ x1 इंटू x2, ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ x1 स्टार f ऑफ x2 से। आगे पक्के में समझा, सच में समझा? वेयर f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये एलिमेंट किसके हो जाएंगे, g डैश के हो जाएंगे। ये चीज समझ में आया? जिनको नहीं समझा फिर से देखो, g से g डैश f लग रहा है, और f क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर f आइसोमॉर्फिज्म है इसी का मतलब क्या होगा, f होमोमॉर्फिज्म भी होगा। f अगर होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ के दो एलिमेंट लो, तो आएगा f ऑफ x1। g के लिए ऑपरेटर क्या है, ये वाला बोला, तो इंटू x2। इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ पहला एलिमेंट क्या आएगा, x1 की इमेज आएगा f ऑफ x1। g डैश में ऑपरेटर क्या है, स्टार f ऑफ x2, क्योंकि x2 की इमेज क्या बनेंगे, f ऑफ x2 बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे लिए समझा सबको? तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट हो गया। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब मैं इस पे लगा देता हूं ऑपरेटर g। क्या लगाता हूं इसमें, ऑपरेटर g। तो देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x1 इंटू x2 ये इक्वल आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। क्या क्या मैंने दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया g। क्यों लगा सकता हूं मैं, आप एक चीज देखिए, x1 x2 किसका एलिमेंट है, g का, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसका एलिमेंट रहेगा, g का। तो जैसे ही इस एलिमेंट पे मैंने फंक्शन लगा दिया तो ये एलिमेंट भी किसका हो जाएगा, g डैश का होगा। समझा ना? क्योंकि x1 अगर एलिमेंट है g का तो इसका इमेज f यानी f ऑफ x1, इसका इमेज f मतलब f ऑफ x2, और इसका इमेज मतलब f ऑफ x1 इंटू x2, ये सब के सब किस पे चले जाएंगे, g डैश पे चले जाएंगे।
और जी डैश से जी डबल डैश के बीच में ऑपरेटर क्या है? जी है। इमेज निकालने के लिए क्या लगा रहे आप? जी लगा रहे मैपिंग। तो जी डैश और जी डबल डैश के बीच में हमारी मैपिंग है जी है। तो मैं अब इस पे कौन सी मैपिंग लगा दिया? जी लगा दिया। लगा दिया तो मुझे क्या मिलेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू। इसका आंसर क्या आएगा? जी ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू। इसका आंसर क्या आएगा? अब आप समझिए, हम है जी डैश से जी डबल डैश में जा रहे हैं। जी डैश में अगर एलिमेंट है y1 और y2, यहाँ पे कुछ तो भी उनकी इमेज आएंगी जी के टर्म्स में, gy1 gy2 आएगी ऐसी वैल्यू। अब आप देखिए, अगर ये जो जी मैपिंग है ये मुझे दी हुई है आइसोमॉर्फिज्म, मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी होंगी। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे लगाते हैं? आप सबसे पहले लगाएंगे इनके बीच में ऑपरेटर, तो आएगा जी ऑफ y1 y2। अब बताइए जी डैश में ऑपरेटर क्या था हमारा? स्टार। तो आएगा जी ऑफ y1 स्टार y2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? सबसे पहले आएगा जी ऑफ y1। अब यहां पे जी डबल डैश के लिए हमने ऑपरेटर क्या लिया? इनटू। तो आएगा इनटू जी ऑफ y2। आएगा। हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? होमोमॉर्फिज्म वाली। अब यहाँ पे y1 और y2 की जगह ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा y2, क्योंकि ये भी किसके एलिमेंट है? जी डैश के एलिमेंट। तो क्या मिल जाएगा आपको इसका आंसर? इसका आंसर मिलेगा जी ऑफ y1 यानी जी ऑफ एफ ऑफ x1 इंटू जी ऑफ y2 यानी जी ऑफ एफ ऑफ x2। रीजन क्या आएगा? सिंस जी इज होमोमॉर्फिज्म। समझ में आया पक्के में? और याद रखना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को ही आप लिख सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिख दूंगा जी एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू, ये इक्वल आ गया जी एफ ऑफ एक्स वन इंटू जी एफ ऑफ एक्स टू। आ गया। और अगर ये आ गया मतलब जी एफ ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू, ये है जी, ये है जी डबल डैश। इनके बीच में मैंने ऑपरेटर लिया हूं अभी डायरेक्ट वाला जी एफ लिया। तो मैंने x1 x2 एलिमेंट लिया जी के। जी में कौन सा ऑपरेटर था? ये गोला वाला था। तो आ गया जी एफ ऑफ x1, ये गोले वाला ऑपरेटर x2 आया। फिर इसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ रही? जी एफ ऑफ x1 डॉट जी एफ ऑफ x2। और अगर आप ख्याल करें तो जी एफ ऑफ x1 किस में आएगा? जी डबल डैश में। जी एफ ऑफ x2 किस में आएगा? जी डबल डैश में आएगा। और दोनों के बीच में ऑपरेटर कौन सा लग रहा है? डॉट, जो है हमारा जी डबल डैश का ऑपरेटर। तो हमने जी एफ को क्या प्रूव कर दिया? यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। कर दिया। तो दिस इंप्लाइज जी एफ इज होमोमॉर्फिज्म। जीएफ पहले से 1 1 और ऑन 2 था, आपने उसे होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया था। आप लिख सकते देयरफॉर जीएफ इज आइसोमॉर्फिज्म। जीएफ किसके बीच में लगा था? जी से जी डबल डैश के बीच में लगा था, जीएफ लगा था। और अगर ये जीएफ आइसोमॉर्फिज्म है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश। तीनों प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया आपने, यानी आपने आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव कर दिया। पहला तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। किया? आप लिखेंगे हेंस आइसोमॉर्फिज्म इज reflexive, symmetric is reflexive, symmetric and transitive। अगर तीनों चीजें आ गई तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप लिखेंगे हेंस
जो आपका स्टेटमेंट था रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थ्योरम थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो आपको थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना है, एकदम हल्के में इसको लेना है क्या नहीं। जब आप सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है। पहला कि अगर आइसोमॉर्फिज्म है, मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो खुद से खुद में जाना है। खुद से खुद में जाने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, आइडेंटिटी। तो मैपिंग कैसे लेंगे, आइडेंटिटी मैपिंग लेंगे। तो पहला पार्ट हमने इस पे सॉल्व किया, क्योंकि अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, तो हमें प्रूव करना है जी इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ। कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करेंगे। तो हमने लिया लेट एफ, ये मैपिंग होगी जी से जी, जी से जी जाना, आइडेंटिटी मैपिंग करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। कल ही हमने देखा था यहाँ पे एफ कैसा होता है, 1 1 होता है और ऑन टू होता है। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैपिंग में एफ 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। फिर हमने ए और बी एलिमेंट लिए जी के, तो एफ ऑफ ए आएगा ए, एफ ऑफ बी आएगा बी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग कर रहे हैं आप। अगर ए और बी एलिमेंट है जी के, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए इंटू बी भी किस में आएगा, जी में। तो इस पे जैसे ही मैं मैपिंग लगाऊंगा तो क्या मिलेंगे, एफ ऑफ ए इंटू बी, ये इक्वल आएगा ए इंटू बी से। तो एफ ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, ए इंटू बी। ए क्या है, एफ ऑफ ए, बी क्या है, एफ ऑफ बी। यानी एफ का आपने क्या प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। 1 1 ऑन टू था, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो जो ग्रुप के बीच में आपने इमेज लगाए थे वो कैसे हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। हम यहाँ से जी में जा रहे थे, एफ को यूज करके जा रहे थे, तो आ जाएगा जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी। कर दिया पहली प्रॉपर्टी प्रूव, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर सिमेट्रिक बोलता है अगर G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, तो आप प्रूव करो कि G डैश भी आइसोमॉर्फिक रहेगा G से। जैसे हम बोलते हैं ना A इक्वल है B से, तो प्रूव करो कि B भी इक्वल रहेगा A से। सेम लॉजिक है यहाँ पे आएगा। तो हमने फिर से मैपिंग लिया, यहाँ पे हमने लिया F G से G डैश, ये क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, मतलब G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, ऐसा दिया हुआ है। अगर G आइसोमॉर्फिक है G डैश से, मतलब F यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा और होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब F अगर 1 1 है और ऑन टू है, अब देखो हमें पहले हम G से G डैश गए, अब कह रहा उल्टा करो, G डैश से G पे जाओ। आपको बोलना ना G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, तो आपको प्रूव करना है G डैश इज आइसोमॉर्फिक टू G। तो क्या करना है, जो लेफ्ट में था उसको राइट में, जो राइट में था उसको लेफ्ट में, मतलब उल्टा करना है। अभी तक G से G डैश जा रहे थे, G डैश से G जाना है। तो अगर G से G डैश F से गए, तो G डैश से G उससे उल्टे रूट से आएंगे, यानी F इनवर्स से आएंगे। और ये इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब F 1 1 और ऑन टू हो। अगर F आइसोमॉर्फिज्म है तो F 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो F अगर 1 1 ऑन टू है तो F का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी F इन्वर्टिबल रहेगा, और F इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू रहेगा। तो F से अगर आप G से G डैश गए, तो F इनवर्स से G डैश से G में आएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि हमने जब G से G डैश गए थे तब क्या मैपिंग लिया था, F लिए थे। G का एलिमेंट हमने लिया था A और B, तो इसकी अगर मैं मैपिंग करूंगा तो आ जाएगा F ऑफ A, इसकी मैपिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा, F ऑफ B। अब अगर मैं उल्टा कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, G डैश से G जा रहा हूं, तो ये पहले मेरा था F ऑफ A, F ऑफ B, यहाँ पे एलिमेंट थे और यहाँ पे एलिमेंट थे A और B। ये कौन सी मैपिंग लग रही है, अब इनवर्स, यानी F ऑफ इनवर्स लग रहा है। तो अगर मैं ये F ऑफ A को डिनोट कर दूं y1 से, F ऑफ B को डिनोट कर दूं y2 से, तो यहां से A और B की वैल्यू मिल जाएंगी क्या, मुझे आराम से मिल जाएंगी। अगर y1 इक्वल है F ऑफ A से, तो A की वैल्यू क्या आएंगी, F इनवर्स ऑफ y1।
y2 अगर इक्वल है एफ ऑफ बी से, तो b की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एफ इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई एफ इनवर्स ऑफ y1, b की वैल्यू आ गई एफ इनवर्स ऑफ y2। लगा के देखो सही है क्या। अगर मैं f ऑफ a में f इनवर्स लगाऊं तो f इनवर्स ऑफ f, f कैंसिल आ जाएगा a। f ऑफ b में f इनवर्स लगाऊं तो आ जाएगा f इनवर्स ऑफ f b, f और इनवर्स कैंसिल तो बचेगा b। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मुझे ये चीज पता है कि ये जो g से g डैश गया था ये तो आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म भी होगा। मतलब अगर मैं लूंगा एफ ऑफ ए इंटू बी, इसका आंसर आएगा एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए कर देते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, तो आएगा एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का की वैल्यू है y1 की, स्टार एफ ऑफ बी का की वैल्यू है y2 की। आ गया, यहाँ पे f इस साइड जाएगा तो इनवर्स, तो आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y1 इंटू y2, इसकी वैल्यू आएंगी a इंटू बी आएगा। और a क्या है, a है एफ इनवर्स ऑफ y1 इंटू बी क्या है एफ इनवर्स ऑफ y2। आ गया, तो देखो आपने क्या लगा एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स यहाँ पे मैपिंग है किसका, y1 इंटू y2 का। लगा पक्के में, क्योंकि जी डैश में क्या ऑपरेटर है, स्टार है। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म कब होगा, एफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म कब होगा, देखो y1 y2 दोनों के दोनों एलिमेंट है जी डैश के, है ऐसा। तो इनका ऑपरेटर बाद वाला है y1 स्टार y2, ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का आएगा। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि f इनवर्स ऑफ y1 स्टार y2, यानी इन दोनों का ऑपरेशन लगाने के बाद वाला एलिमेंट, ये इक्वल आ जाता है किससे, f इनवर्स ऑफ y1 f इनवर्स ऑफ y2। अब हम देखो g स्टार से g में जा रहे हैं, g स्टार में कौन सा ऑपरेटर, g डैश में कौन सा ऑपरेटर है, स्टार। g में कौन सा ऑपरेटर लिया था मैंने, ऐसा o वाला लिया था। तो यहाँ पे राइट साइड में कौन सा आना चाहिए, o वाला ऑपरेटर आना चाहिए, आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो f इनवर्स ऑफ y1 इंटू y2 इज इक्वल टू f इनवर्स y1 इंटू f इनवर्स y2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ में आया ना। जहाँ पे f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 ये किसके एलिमेंट आएंगे, g के, क्योंकि अगर y1 y2 एलिमेंट है g डैश के तो इसका इमेज ये आएगा f इनवर्स ऑफ y1, y2 का इमेज f इनवर्स ऑफ y2 आएगा। बस यही प्रूव करना था, तो आपने इसको भी होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया। अब ये 1 1 था ऑन 2 था, आपने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया, हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f इनवर्स इज आइसोमॉर्फिज्म। f इनवर्स आइसोमॉर्फिज्म है, किसके बीच में लग रहा है, g डैश और g के बीच में, तो g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। तो देयरफॉर अगर मुझे दिया हुआ है g इज आइसोमॉर्फिक टू g, देन g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू g। मैंने ये प्रूव कर दिया, यानी मैंने सिमेट्री प्रूव कर दिया। अब आना है ट्रांजिटिविटी में। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, g अगर आइसोमॉर्फिक है g डैश से और g डैश अगर आइसोमॉर्फिक है g डबल डैश से, तो आपको प्रूव करना है g और g डबल डैश भी आइसोमॉर्फिक है। प्रूव करना है जैसे a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तो आपको प्रूव करना है a इक्वल टू c करना है। कैसे करेंगे, फिर से हमने लिया f g से g डैश, ये आइसोमॉर्फिज्म है, g डैश से g डबल डैश, ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब g इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश एंड g डैश इज आइसोमॉर्फिक टू g डबल डैश। तो आपको g और g डबल डैश को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो देखो g और g डैश में क्या ऑपरेटर लगाया मैंने, मैपिंग f, g डैश से g डबल डैश में क्या मैपिंग लगाया, g। तो अगर मुझे g से डायरेक्ट g डबल डैश में जाना है तो कौन कौन से आपकी मैपिंग लग रही है, एक तो f लग रही है, दूसरी g लग रही है, ठीक है। पहले कौन सी लगी, f, तो मैं पहले लगाऊंगा f के बाद कौन लगेंगी, g, क्योंकि एलिमेंट इस साइड लिखते हैं हम, तो इस साइड के एलिमेंट में पहले कौन सी मैपिंग लगेंगी, f, उसके बाद कौन सी लगेंगी, g। तो आ गया gf, ये एक मैपिंग लिया मैंने g से g डबल डैश,
लिया। एफ बताओ जी से जी डैश क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो एफ 1 1 होगा, ऑन टू होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा। जी जी डैश से जी डबल डैश, ये भी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो जी भी 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होगा। अगर एफ 1 1 ऑन टू है, जी 1 1 ऑन टू है, तो जी एफ भी कैसा रहेगा, 1 1 और ऑन टू रहेगा। देखो एक्स जी अगर एफ अगर 1 1 ऑन टू मतलब जी डैश के जितने एलिमेंट है उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे जो भी आपकी प्री इमेज वाले एलिमेंट है x1 x2 इनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रही है, इधर बन रही है। तो x1 के लिए अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी कितना आएंगे, 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट और ये भी 1 1 ऑन टू है जी डबल डैश के साथ, तो आगे वाले में भी कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। तो याद रखना जैसे ही आप ऐसा बनाते हैं ना, अगर f1 1 ऑन टू है, g1 1 ऑन टू है, तो gf भी क्या आएगा, 1 1 ऑन टू आएगा। अब बस आपको जीएफ को क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अगर हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया तो हमारा काम जम जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक ऑपरेटर लगाएंगे। पहले यहाँ के एलिमेंट लेंगे, फिर उसको इधर लेके जाएंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, स्टेप वाइज जाएंगे आगे आगे। तो हमने लिया x1 x2 एलिमेंट है जी के, लिया। तो हम जी में थे, जी से जा रहे हैं जी डैश बाय मैपिंग एफ। जी में कौन सा ऑपरेटर लगता है, इनटू लगाया हमने, जी डैश में क्या लगाया है, स्टार लगाया। तो अगर मैंने यहां से लिया x1 x2 तो इनका ओ वाला ऑपरेटर भी इसी में आएगा, तो आएगा एफ ऑफ x1 इंटू x2। इसकी वैल्यू क्या आएंगे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। इसका इमेज क्या बनेगा, x1 का एफ ऑफ x1, x2 का एफ ऑफ x2 आएगा। और एफ ऑफ x1 x2 किसके एलिमेंट है, जी डैश के, और जी डैश में क्या ऑपरेटर है, ये वाला इंटू, तो आएगा एफ ऑफ x1 स्टार एफ ऑफ x2 आएगा। याद रखना है जो स्ट्रक्चर होता है ना वो प्रिजर्व होता है हमेशा हमारा। आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, कैसे किया समझाना। यहाँ पे एफ x1 एफ x2 किसके एलिमेंट आ गए, जी डैश के आ गए। अब ये एलिमेंट किसका आ गया, जी डैश का, कौन सा वाला, ये वाला जो एफ लगाने के बाद आप पहुंचे। फिर अब मैं क्या लगाऊंगा, इस पे ऑपरेटर जी लगाऊंगा, क्योंकि जी डैश से आगे मुझे अब किस पे बढ़ना है, जी डबल डैश पे। उस पे कौन सा मैपिंग है, जी मैपिंग है। अगर y1 y2 आपके एलिमेंट है जी डैश के, इस पे फिर मैं जब ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, जी y1 जी y2 आएगा ऐसा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x1 स्टार एफ ऑफ x2 आएगा। अब आप बताइए यहाँ पे जी डैश के अंदर मैंने पहला एलिमेंट लिया हूं एफ ऑफ x1, दूसरा एलिमेंट लिया हूं एफ ऑफ x2 लिया हूं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगेगा, स्टार लगेगा। तो आएगा जी ऑफ एफ ऑफ x1 स्टार एफ ऑफ x2। इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जी डैश है, जी डैश के अंदर कौन सा एलिमेंट आया, एफ ऑफ x1, दूसरा आया एफ ऑफ x2। अगर एफ ऑफ x1 x2 दोनों एलिमेंट है जी डैश के, तो इनका बाय क्लोजर प्रॉपर्टी एफ ऑफ x1 स्टार एफ ऑफ x2 ये भी किसका एलिमेंट आएगा, जी डैश का आएगा। तो जी डैश के कोई भी एलिमेंट पे मैं मैपिंग कौन सी लगा सकता हूं, जी लगा सकता हूं। तो जी ऑफ एफ ऑफ x1 स्टार x2 ये क्या आएंगे, फिर से स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना है, मतलब जी आ गया, पहला एलिमेंट क्या है एफ x1, जी आ गया, दूसरा एलिमेंट क्या है एफ x2 आएगा। अब यहाँ पे हम जी डबल डैश में पहुंच गए, क्योंकि आपने जैसे ही मैपिंग जी लगाया आप जी डैश से किस पे चले जाते हैं, जी डबल डैश पे। जी डबल डैश पे मैंने कौन सा ऑपरेटर लिया हूं, इनटू वाला, तो यहाँ पे बीच में इनके एलिमेंट के बीच में कौन सा ऑपरेटर आएगा, इनटू आया। तो जी ऑफ x1 इंटू x2 आ गया जी एफ ऑफ x1 इंटू जी एफ ऑफ x2 आ गया। और याद रखना जी ऑफ एफ ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ जी एफ x लिख सकता हूँ, तो आ गया जी एफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू जी एफ x1 इंटू जी एफ x2 आगे। जब भी आपको ये मिल गया तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो जीएफ आ गया आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी होमोमॉर्फिज्म। आपका जीएफ पहले से 1 1 था, ऑन टू था, आपने होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया, तो जीएफ क्या बन गया आपके लिए, आइसोमॉर्फिज्म बन गया। और अगर ऐसे में आपको दिक्कत आ रहा है, एफ लिखने के बाद अगर दिक्कत आ रहा है, तो जैसे मैंने y1 y2 लिख के समझाया वैसा याद रखना कि अगर
जी डैश का एलिमेंट लूँ मैं y1 y2, इस पे ऑपरेटर लग रहा है स्टार, ये है जी डबल डैश है। मैं यहां से यहां पे जा रहा हूं कौन सा ऑपरेटर लगा के, जी मैपिंग लगा के जा रहा हूं। तो बताइए जी डैश के अंदर एलिमेंट क्या है, y1 y2, जी डैश ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्टार y2 ये भी एलिमेंट किसका रहेगा, जी डैश का। और जी डैश के हर एलिमेंट पे कौन सी मैपिंग लगेंगी, जी, तो आएगा जी ऑफ y1 स्टार y2 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रिजर्व होता है, जी जाएगा पहले y1 के पास, जी जाएगा y2 के पास, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये जी क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म को भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो ऑपरेटर रहता है, ये ऑपरेटर का क्या हो जाता, नेक्स्ट वाले ग्रुप का ऑपरेटर, जी डबल डैश का ऑपरेटर क्या था, इनटू, यहाँ पे आ जाएगा इनटू, आएगा सेम प्रॉपर्टी है ना, जैसे अपन लोग ऐसा जाते थे जी से जी डैश, जब हम लोग जाते थे यहाँ पे अगर एलिमेंट है ए बी, यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी आपको लग रहा है इनटू, यहाँ पे लग रहा है स्टार, तो आप क्या लिखते थे कि एफ ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ऐसे ही लिखते थे ना, मतलब फंक्शन इंडिपेंडेंट आता है आपके नंबर के साथ, और यहाँ पे जो डॉट था ये स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऑपरेटर चेंज हो जाता है, तो जी के ऑपरेटर की जगह जी डैश का ऑपरेटर आ जाता है। तो जब आप जी डैश से जी डबल डैश में जा रहे हैं तो जी डैश के ऑपरेटर की जगह जी डबल डैश का ऑपरेटर आ जाएंगे। और ये आपने प्रूव कर दिया, तो आपने प्रूव कर दिया कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, कर दिया, तो आपने प्रूव कर दिया आइसोमॉर्फिज्म ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, यानी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देयरफॉर आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप छाप देंगे, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।